एटम्स सॉकेट क्यों फॉर्म करते हैं? एटम्स मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। एटम्स को फुल शेल क्यों चाहिए? आज इन्हीं क्वेश्चन को आंसर करेंगे इस वीडियो में। जनरली जब हम एटम्स के बारे में सोचते हैं तो जो कॉमन इमेज हमारे दिमाग में आती है वो होती है कुछ ऐसी, जहाँ पे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बीच में होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन उन्हें ऑर्बिट कर रहा होता है। एक टिपिकल एटम ऐसा नहीं दिखता, वो दिखता है कुछ ऐसा, जहाँ पे डार्कर रीजन में इलेक्ट्रॉन्स के ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं एंड लाइटर रीजन्स में कम चांसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के मिलने के। बेसिकली कहें तो हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा या फिर यहाँ मिलेगा। रियल लाइफ में मोस्टली हम एटम्स को जब देखते हैं तो हमें हमेशा मॉलिक्यूलर या कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम ट्रिप पर गए और हमें एक सिंगल हाइड्रोजन एटम पड़ा मिला, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मोस्ट एटम्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में इसलिए रहते हैं ताकि वो अपना एनर्जी का लोएस्ट स्टेट अचीव कर पाएँ। बट हर चीज़ लोएस्ट स्टेट ऑफ एनर्जी में ही क्यों रहना चाहती है, एंड मॉलिक्यूल्स फॉर्म करने से लोएस्ट स्टेट ऑफ एनर्जी कैसे अचीव होता है, इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें 600 जूल्स जितनी एनर्जी है। अब अगर हम एक बार एनर्जी की डेफिनेशन को ध्यान से देखें, जो है एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, जो हमें साफ साफ बताते हैं कि वर्क करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, या फिर कहें कि वर्क करते समय हमारी एनर्जी यूज़ होती रहती है एंड वो एक लिमिटेड क्वांटिटी है। नाउ रिमेंबर कि हमारे पास जो पानी है वो वाटर वेपर में भी कन्वर्ट होगा क्योंकि उसके पास कैपेसिटी है अपने स्टेट्स को चेंज करने की, एंड इसी वजह से बारिश हो पाएगी। सिमिलर वे में एनर्जी भी जिस ऑब्जेक्ट के पास होती है वो उसे वर्क करने की कैपेसिटी देती है, एंड देयरफॉर वो ऑब्जेक्ट वर्क करता है। अब अगर हम अपने पहले वाले एग्जांपल बॉक्स को देखें जिसके पास 600 जूल्स की एनर्जी है, उसकी ये सारी 600 जूल्स की एनर्जी उसे 600 जूल्स जितना वर्क करने की कैपेसिटी देती है। एंड जब वो ये सारा वर्क करता है उस समय वो अपनी सारी एनर्जी या तो मूव करके या फिर रेडिएशन के थ्रू एनवायरनमेंट को ट्रांसफ़र कर देता है। एंड ये सारा वर्क करने के बाद इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं बची है, जिसका मतलब है अब ये और कोई वर्क नहीं कर सकता, एंड हम इसे स्टेशनरी या फिर स्टेबल कह देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हर चीज़ लोएस्ट स्टेट ऑफ एनर्जी अचीव नहीं करना चाहती, बल्कि उसके पास एनर्जी है, यानी उसके पास कैपेसिटी है वर्क करने की, इसलिए वो वर्क करती है। एंड वो वर्क करने के बाद उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, जिसके बाद वो अनकैपेबल होती है वो सारा वर्क करने के लिए या वो सारे उसके मोशन में चेंजेस लाने के लिए, जिसके बाद हम उसे स्टेशनरी या फिर स्टेबल कह देते हैं। यही सेम चीज़ तब होती है जब हम एक कंचे को या फिर एक मार्बल को एक ढलान वाली जगह पर रख देते हैं, जहाँ पर वो एक हायर पोटेंशियल एनर्जी वाली जगह से लोअर पोटेंशियल एनर्जी वाली जगह पर आ जाता है। एंड सेम प्रिंसिपल फॉलो करती हैं सारी नदियाँ भी। नाउ क्वेश्चन आता है कि मॉलिक्यूल्स फॉर्म करने से लोएस्ट स्टेट ऑफ एनर्जी एटम्स अचीव कैसे करते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसी है। नॉर्मली एक सिंगल हाइड्रोजन एटम अपने ग्राउंड स्टेट या अपने सबसे स्टेबल स्टेट में ही रहता है, बट अगर एक दूसरे हाइड्रोजन एटम को सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया जाए तब दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एंड प्रोटॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने एक दूसरे के इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। बट जैसे जैसे एटम्स एक दूसरे के ज़्यादा करीब आने लगते हैं तब दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एंड प्रोटॉन्स एक दूसरे को सेम चार्जेस की वजह से रिपेल करने लगते हैं। एंड इन्हीं अट्रैक्टिंग एंड रेपेलिंग के साइकिल्स में वो दोनों एक ऐसा सॉफ्ट स्पॉट ढूंढ लेते हैं जहाँ पे दोनों एटम्स की एनर्जी बहुत ही लो हो जाती है, क्योंकि दो फोर्सेस एक टाइम पर एटम्स को रिपेल कर रही होती हैं, वहीं दो फोर्सेस एटम को एक ही टाइम पर अट्रैक्ट कर रही होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक रस्सी को दोनों तरफ से इक्वल फोर्सेस खींच रही हैं, जिसकी वजह से रस्सी अपनी पोजीशन से हिल ही नहीं रही है। एंड इसी वजह से एटम्स इतने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को फॉर्म कर पाते हैं। बट अगर ऐसा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एंड प्रोटॉन्स फर्स्ट टाइम में एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते? एक्चुअली एटम्स का रिपल्शन एंड अट्रैक्शन ही एक प्रोसेस नहीं है जो यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पे कई सारे प्रोसेस एक ही टाइम पर चल रहे हैं, जैसे हमारी बॉडी के सेल्स में होता है। एंड इस सब का रिजल्ट पूरे सिस्टम की एनर्जी पर डिपेंड करता है। एंड हमारे इस 2 हाइड्रोजन एटम सिस्टम की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होगी दोनों एटम्स के बीच की काइनेटिक एनर्जी, दोनों प्रोटॉन्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी एंड दोनों इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के बीच की पोटेंशियल एनर्जी। एंड इन सभी के सम को क्वांटम मैकेनिक्स में हैमिल्टोनियन कहते हैं, जो ऑपरेटर की तरह यूज़ होता है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में और एनर्जी से करस्पॉन्ड करता है। हमारे सिस्टम का हैमिल्टोनियन कुछ ऐसा दिखता है सॉल्व करने के बाद। अब
देखने से ही लगता है कि हम इसे ऐसे ही नहीं समझ सकते, बट हाँ, इस इक्वेशन को हम ग्राफ में कन्वर्ट करने के बाद समझ सकते हैं। ये हमारे 2 हाइड्रोजन एटम सिस्टम का ग्राफ, यहाँ पे वाई एक्सिस पे एनर्जी है एंड नीचे एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है। जैसे जैसे दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है, उनकी एनर्जी लो होती जाती है, बट अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा ही कम हो जाता है तो एनर्जी बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। जैसे ही वो सॉफ्ट स्पॉट पर आते हैं, उनकी एनर्जी बहुत ही लो हो जाती है। एंड दोनों ग्राफ्स को कंपेयर करने पर पता चलता है कि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम होती है एक सिंगल एटम से। बट हमारे पास कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो बॉन्ड्स फॉर्म ही नहीं करते, ना ही अपने एटम्स के साथ, ना ही दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ। एंड इनके इलेक्ट्रॉन नंबर 2, 10, 18, 36 एक्सेट्रा इस टाइप से होते हैं। एंड ये होते एलिमेंट्स होते हैं नोबल गैसेस। एंड ये बॉन्ड्स इसलिए फॉर्म नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी अपने एनर्जी के लोएस्ट स्टेट में होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इनके जो इलेक्ट्रॉन नंबर्स हैं वो अपने प्रोटॉन्स के साथ इस तरीके से फोर्सेस बैलेंस करते हैं कि ऑलरेडी अपने एनर्जी के लोएस्ट स्टेट में होते हैं, एंड इसीलिए ये कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं। अगर नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉन नंबर्स को हमारी प्रीवियस इक्वेशंस में डाला जाए तो पता चलता है कि ये इलेक्ट्रॉन नंबर्स एलिमेंट्स की लोएस्ट स्टेट ऑफ एनर्जी मेंटेन रखते हैं। एंड इनसे ज़्यादा या कम इलेक्ट्रॉन नंबर होने पर उस एलिमेंट के पास बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल, हमारे हाइड्रोजन्स के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम होता है नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉन नंबर को बनाने के लिए, एंड हमारे एल्कलाइन मेटल्स के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉन नंबर बनाने के लिए। एंड जब ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं तब बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं, और जो भी इनकी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो रिलीज़ हो जाती है हीट के फॉर्म में। बट ऐसा क्यों कि 9 इलेक्ट्रॉन्स के पास ज़्यादा एनर्जी होती है 18 इलेक्ट्रॉन से, या फिर 17 इलेक्ट्रॉन्स के पास ज़्यादा एनर्जी कैसे होती है 36 इलेक्ट्रॉन से? वेल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, क्वांटम मैकेनिक्स में रिजल्ट डिपेंड करता है पूरे एंटायर सिस्टम की एनर्जी पर, एंड पूरे सिस्टम की एनर्जी कैलकुलेट करती हैं हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो बेसिकली कहता है कि कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल या कहें फर्मियन एक सेम सिस्टम में होते हुए सेम क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकता। हमारे मतलब के लिए हम बस इतना कह सकते हैं कि हमारे सिस्टम में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम स्पिन के साथ नहीं रह सकते। एंड नाउ हम इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86 एक्सेट्रा एटम के लोएस्ट स्टेट ऑफ एनर्जी को मेंटेन रखते हैं। इसीलिए सारे एटम्स ऑक्टेट्स फॉर्म करना चाहते हैं या कहें फुल वैलेंशियल फॉर्म करना चाहते हैं, एंड ये सब वो कर पाते हैं मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स फॉर्म करने की वजह से। पता नहीं क्यों ये मुझे उसकी याद दिला रहे हैं, एकता में ही शक्ति है।